फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसए विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है रिफंड्स अंडर जीएसटी। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर बार आता है, तो आपके अटेम्प्ट में भी ज़रूर आएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो रिफंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो 2 रूल है। एक तो रूल 89.4 और एक रूल 89.5। अब बिल्कुल ध्यान से समझना ये रूल 89.4 और रूल 89.5 क्या है। देखो, यूं तो सरकार इतनी आसानी से रिफंड नहीं देती, और रिफंड वो भी ई कैश लेजर में आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में काफ़ी मुश्किल है। बट 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे सरकार आपको रिफंड तो देती है और वो भी आपके ई कैश लेजर में, मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में रिफंड मिलता है। हाँ राजा, 2 केसेस में 89.4 में एक केस है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, और 89.5 इज अबाउट इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तो हम सीखेंगे ये 89.4 क्या होता है। 89.4 हमने सीख लिया, फिर हम 89.5 2 मिनट में सीख लेंगे। अब देखो समझो क्या होता है ना राजा। सपोज करो यहां पे साहिल सर है और साहिल सर कुछ इनपुट्स लेके आए 1 लाख रुपए के। फिर उसके बाद सर ने इनपुट सर्विसेज ली 2 लाख रुपए की। फिर भाई धंधा है तो मशीन वशीन भी लगती है, तो मैं कैपिटल गुड्स लेके आया 10 लाख रुपए का। इन सबके ऊपर जीएसटी भी अकॉर्डिंगली, अज्यूमिंग 18% का रेट है, 18,000, 36,000 और 1,80,000। तो टोटल हो गया अपना 18,000 प्लस 36,000, 2,34,000। अब मैं क्या करता हूं ना राजा, मैं जो बनाता हूं उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूं। अच्छा, सरकार बोलती है जो एक्सपोर्ट है ना, ये आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर एलयूटी और बॉन्ड। एलयूटी बोले तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और बॉन्ड मतलब बॉन्ड। नॉर्मल केसेस में एलयूटी लगता है, बट अगर कर्मकांडी व्यक्ति हो तो फिर बॉन्ड और बैंक गारंटी से बात होती है। पिछले सालों में 2-2.5 करोड़ से ज्यादा की चोरी करी तो फिर बॉन्ड से बात होती। भाई अगर आप विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो और आईजीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, तो राजा इसमें तो आप ये आईटीसी को यूज कर सकते हो ना। और यहाँ पे सरकार बोलती है ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो यूज, तो ये जो आपने आईजीएसटी का पेमेंट करा ना, इसका हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। तो यहाँ पे रूल 89.4 की बात नहीं होती, नॉट एप्लीकेबल। ये जो है ना विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब आपने एक्सपोर्ट तो करा बट कोई जीएसटी वेएसटी पे नहीं करा। सर जब जीएसटी पे नहीं करा तो किस बात का रिफंड? बेटा ये जो इनपुट्स है, ये इनपुट्स तो फिर वेस्ट हो गए। जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है मैं उसका क्या करूंगा? सर आप उसको किसी दूसरी आउटपुट लायबिलिटी में यूज कर लो। हाँ, एक चीज तो मैं ये कर सकता हूं कि किसी दूसरी आउटपुट लायबिलिटी में यूज करूं, बट राजा मेरे पास कोई दूसरी आउटपुट लायबिलिटी है ही नहीं। तो फिर सरकार बोलती है अगर हमने आपको क्रेडिट नहीं दिया तो आप इसको कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। मैंने बोला सरकार बनी बात है, फिर ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा तो फिर सामने वाले को अब ज़्यादा में बेचोगे। मैंने बोला हाँ, सामने वाले को ज़्यादा में बेचूंगा। तो फिर सामने वाला खरीदेगा कैसे? मतलब हमने हमारे हाल भी डोनाल्ड ट्रम्प जैसे कर दे क्या, किसी को आने ही ना दे हमारे देश में? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो सरकार बोलती है ठीक है यार, जो भी आईटीसी है ना उसका हम आपको रिफंड देंगे। हमने बोला अरे वाह सरकार, आपका दिल इतना बड़ा, एक बार सोच लो पूरा रिफंड दोगे। सरकार ने बोला देखो, जो आपने गुड्स पे आईटीसी दिया और सर्विसेज पे आईटीसी दिया,
उसका हम आपको क्या दे देंगे। मैंने बोला सरकार व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स, तो सरकार ने बोला यार देखो उंगली पकड़िए हाथ मत पकड़ो, कैपिटल गुड्स का आप भूल जाओ, कैपिटल गुड्स तो आपको हम देंगे ही नहीं, आज भी नहीं देंगे, कल भी नहीं देंगे। कैपिटल गुड्स का हम आपको आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे, उस आईटीसी को आप यूज कर देना। मैंने बोला ठीक है चलो इतना तो दे रहे हो। मैंने बोला सरकार अगर मेरे गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो सरकार बोल रही है भाई अगर आपके गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो भी हम आपको 89(4) का रिफंड नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है मतलब सरकार उसको प्रमोट नहीं करना चाहती है, तभी तो उसके ऊपर क्या लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओहो हो, तो सरकार बोल रही है फिर आप 89(4) का रिफंड भूल जाओ, कोई आपको 89(4) का रिफंड विफंड नहीं मिलेगा। डन क्या क्लास? अब आगे समझना बिल्कुल ध्यान से। सर ये तो हमको समझ में आया कहाँ रिफंड मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, कुछ फॉर्मूला बनाया क्या? बहुत लॉजिकल फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला बनाने से पहले आप मुझे बताना आप होते तो क्या फॉर्मूला बताते, ठीक है? सपोज करो राजा यही सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ना मेरा पूरा माल एक्सपोर्ट हो, हाँ एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर कि मेरा पूरा माल एक्सपोर्ट हो, बट पूरा माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक मेरा डोमेस्टिक टर्नओवर है और एक मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है। अच्छा इस एक्सपोर्ट टर्नओवर को मैं बोलूंगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज विदाउट एलयूटी। सपोज कर राजा मेरा डोमेस्टिक टर्नओवर है 10 लाख और मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है 11 लाख। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? सर अभी आपने बोला सरकार हमें इनपुट का क्रेडिट देगी, इनपुट सर्विसेज का देगी, बट सरकार हमें कैपिटल गुड्स का क्रेडिट किसी भी हालत में नहीं देगी, ठीक है? तो अब देखो फॉर्मूला क्या बना, नेट आईटीसी। नेट आईटीसी बोले तो इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज का आईटीसी मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सर ये तो 8-9 क्लास वाला बच्चा भी यही फॉर्मूला बनाता। हाँ नेट आईटीसी कितना, 18,000 और 36,000 54,000। इस नेट आईटीसी में कैपिटल गुड्स का आईटीसी मत लेना, सरकार ने मना कर दिया, बोले भाई भूल जाओ कैपिटल गुड्स का तो भूल ही जाओ, उसको आप यूज कर लेना आउटपुट लायबिलिटी में। ZRS का टर्नओवर 11 लाख, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 11 लाख और 10 लाख, टोटल हो गया अपना कितना राजा, 21 लाख। टोटल आपको रिफंड मिलेगा 54,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 21, डेट इज 28,285.7 एंड अप्रोक्सीमेट टू 28,286। आया आपको समझ? अब सरकार यहां पे है ना एक कंडीशन डालती है। सरकार बोलती है यार मजा नहीं आया। बोला क्या मजा नहीं आया, बढ़िया तो है। सरकार बोलती है देखो यार जो आपका ZRS का टर्नओवर है ना वो मैक्सिमम 1.5 टाइम्स हो सकता है ऑफ डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ गुड्स। ये सरकार ने गुड्स में कंडीशन डाली। क्या कंडीशन डाली गुड्स में? सरकार ने बोला कि भाई यहां पे आपका डोमेस्टिक टर्नओवर कितना है, 10 लाख। 10 लाख का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 10 लाख का 1.5 गुना करोगे तो आएगा 15 लाख। तो भाई 15 लाख और ये तो 11 लाख है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में से लोअर लेना है। इसका मतलब है राजा कहने की बात यह है कि अगर डोमेस्टिक टर्नओवर सपोज करो 5 लाख होता तो 5 लाख का 1.5 गुना हो गया 7.5 लाख। अब ऑल्दो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है 11 लाख, पर सरकार 11 लाख नहीं लेने देगी। फिर सरकार यहां पे कितना लेने देगी? 7.5 लाख, क्योंकि सरकार को भी मालूम है, क्या मालूम है?
कि भाई हम जितना न्यूमरेटर को छोटा करेंगे उतना आपका रिफंड कम बनेगा, और जितना डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे उतना भी आपका रिफंड कम बनेगा। सरकार के भी गणित के नॉलेज तगड़े। अब सुनो ध्यान से, गुड्स में इन्होंने ये कंडीशन लगाई, मैंने बोला सरकार क्या कोई कंडीशन सर्विसेज में है क्या? सरकार ने बोला देखो सर्विसेज में ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है, बट एक सिंपल कंडीशन है कि अगर आपको कोई एडवांस मिला है करंट ईयर में, करंट ईयर में एडवांस मिला है मतलब उसकी सर्विसेज तो बाद में दोगे, तो जो करंट ईयर में एडवांस मिला है ना इसको कर दो माइनस। दूसरी बात, अगर आपको कोई एडवांस मिला है प्रीवियस ईयर में, पास्ट में, तो भाई उसकी सर्विसेज बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप इस साल दोगे, तो उसको कर दो प्लस। ठीक है, एक और चीज, ये जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है ना, इस एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या क्या आएगा? तो राजा मेरे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जो ऊपर वाला पढ़ा ना अपन ने ZRS ऑफ गुड्स, वो तो आएगा ही आएगा। ZRS ऑफ सर्विसेज वो भी आएगा। अच्छा, ZRS ऑफ गुड्स और ZRS ऑफ सर्विसेज कौन सा वाला आएगा? भाई ऊपर वाला ही आएगा। जो ऊपर है वही नीचे है। आय हाय हाय, जो ऊपर है वही नीचे है। क्या बात है सर, क्या बात है। यहां पे भी सेम, बट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में डोमेस्टिक टर्नओवर भी आ जाएगा प्लस ऑल दी टर्नओवर। ऑल टर्नओवर मतलब भले किसी के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती हो, कुछ भी हो, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में सारी बातें होती है। आया समझ में? बस यही है रूल 89.4 की बातें। अब रूल 89.4 में एक और चीज है, और अगर वो एक और चीज मैंने आपको बता दी ना, तो आपका तो 89.4 डन डनाडन खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम रिफंड 89.5 में भी यही बात है। देखो सरकार बोलती है हम आपको मैक्सिमम रिफंड कितना देंगे। सबसे पहले तो जो आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट करा वो, दूसरा जो आपका बैलेंस है एट द टाइम ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, तो जो GSTR 3B में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस दिख रहा है जब आप रिफंड की एप्लीकेशन कर रहे हो वो, और फिर जिस महीने में आपने रिफंड की एप्लीकेशन करी उस मंथ एंड का जो 3B का बैलेंस है वो, इन तीनों में से जो भी लोअर है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है सर, रूल 89.4 इतना ही है क्या? हाँ राजा, रूल 89.4 इतना ही है। और जो रूल 89.4 और 89.5 इस चैप्टर में आपने पढ़ लिया, तो मेरे हिसाब से फिर आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चैप्टर में आते ही 89.4 और 89.5 है। अब भाई देखो ध्यान से, रूल 89.4 का फॉर्मूला जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। नेट आईटीसी मतलब इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का आईटीसी, कैपिटल गुड्स का नहीं। कैपिटल गुड्स का आईटीसी का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, उसको आप यूज कर देना फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आगे सर, अदर देन आईटीसी फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर 4A और 4B, अगर आपने कोई रिफंड अंडर रूल 89.4A लिया है या अंडर रूल 89.4B लिया है तो उसको भी हटा देना। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अब ये 4A और 4B हट चुके हैं। हट चुके मतलब सर सिलेबस से हट गए? भाई सिलेबस से नहीं है, हट ही चुके। सिलेबस से तो बाद में हटेंगे, ये है ही नहीं, ये कोर्स का ही पार्ट नहीं है, तो फिर 4A और 4B तो CBIC ने हटा दिए। ठीक है, तो कोई इतना अभी इसका रेलेवेंस नहीं रहा। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये तो है ही, और 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, तो डोमेस्टिक टर्नओवर का 1.5 टाइम्स, दोनों में से विच एवर इज लेस। और हाँ, 4A 4B का टर्नओवर हटा देना, बट सर अब तो ये कुछ काम का नहीं है।
एक और चीज, ये कभी इंस्टीट्यूट ने पूछी नहीं पर पूछ सकता है कि सर जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, एफओबी वैल्यू लेनी है कि जो हमने टैक्स इनवॉइस में वैल्यू बताई वो लेनी है। देखो सरकार आपको रिफंड तो कम देना चाहती है, तो सरकार ने बोला जो शिपिंग बिल में या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में आपने एफओबी वैल्यू बताई और द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस, दोनों में से जो कम है बस वही वाली वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है सर, ये हो गया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ऑल रिसीट, एडवांस पहले मिल चुका है, लेस ऑल एडवांसेस जो आपको करंट ईयर में मिला है बट उसकी सप्लाई आप फ्यूचर सप्लाईज में करोगे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वही जो मैंने आपको बताया कि सबको जोड़ देना, जो ऊपर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वही नीचे भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी रुक जाओ। हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम रिफंड कितना होगा राजा। एक तो मैक्सिमम रिफंड होगा एज पर दी फॉर्मूला जो आपको सिखाया, दूसरा बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द सेट पीरियड हैड बीन फाइल्ड। सर ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे सपोज करो मार्च महीने का रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो, तो जो 31 मार्च को आपका बैलेंस है, बस वो वाला किसका बैलेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस, और बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। हो सकता है भाई इसके बाद और भी ट्रांजैक्शन हो तो इधर थोड़ा यूज हो गया हो, तो ये तो कम से कम रिफंड देना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने कितनी चीजें बोली, 3 चीजें, और तीनों चीजों का जो सबसे कम होगा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। लॉजिकल भी वही है, ज्यादा रिफंड कैसे देंगे आपको, डन डन डन। ठीक है सर 1000 से कम है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और 1000 रुपये ईच टैक्स हेड, मतलब CGST का 1000, SGST का 1000 और IGST का टोटल हो गया हमारा 2000। ठीक है सर, ई कैश लेजर का बैलेंस पड़ा है तो उसमें कोई ये वाली 1000 वाली लिमिट नहीं देखी जाएगी। ये सर अगर गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर आपने ड्रॉबैक लिया है तो अगर कस्टम में अगर आपने ड्रॉबैक लिया है, ड्रॉबैक क्या होता है राजा, कोई भी गुड्स जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर देते हैं, अब आप सरकार को ये भरोसा दे दो कि गुड्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो आपने ड्यूटी पे करी उसका आपको ड्रॉबैक मिल जाता है, वो आपको वापस मिल जाती है। तो भाई अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया है तो अब वापस से आपको हम GST में रिफंड नहीं देंगे। डन क्लास, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ बेटा रूल 89.5 पे। सर हम 89.4 का एक क्वेश्चन करेंगे, मुझे मालूम था तुम ऐसा बोलोगे कि सर हम 89.4 का एक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने मॉड्यूल खोल के रखी है, और मैं मेरी क्वेश्चन बैंक से नहीं मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे एक पैरेलल्स पे आ जाए। क्या है, मैं मेरी क्वेश्चन बैंक से कराऊंगा, आपके पास किसी दूसरे फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक होगी, फिर आप उसमें ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ है क्वेश्चन। छोड़ो। कैलाश ग्लोबल लिमिटेड supplies various goods in domestic and international market. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. बहुत बढ़िया। Registered under GST. Company export goods without the payment of tax under letter of undertaking. जैसे इन्होंने बोला without the payment of tax, हमारा दिमाग चल जाना चाहिए कि सर अब ये रिफंड की बातें करेगा। आ जाओ, आखिरी में कुछ बोला है क्या? Determine the maximum amount of refund available. Export of product A to UK for $10,000. Assessable value in Indian rupees is 7 lakh. Export duty is payable on product A. अरे 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 भाई, इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है तो वी आर वेरी मच सॉरी, इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सर ये लाइक गुड्स डोमेस्टिकली, अरे कोई बात ही नहीं करेंगे लाइक गुड्स डोमेस्टिकली, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल है तो रिफंड ही नहीं मिलेगा। पर ये टोटल टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा। Domestic supply of taxable product B during the period excluding tax at the rate 5%. Input used in manufacturing are taxable at 18%. Not notified as a product in respect of which the refund of unutilized ITC shall not be allowed under section 54(3)(2. ठीक है सर, तो ये तो डोमेस्टिक सप्लाई तो जीरो रेटेड सप्लाई है ही नहीं,
तो ये डोमेस्टिक सप्लाई तो टोटल टर्नओवर का पार्ट बनता है, ये तो एडजस्टेड टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। इसमें तो सिंपल है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। सर देखो, जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट तो आएगा ही आएगा, एसईजेड को बेचा वो भी आएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को बेचा ये भी आएगा। सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो ये वादा करते हैं कि इनका सारा गुड्स एक्सपोर्ट ही होगा, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय रेसिपेंट। सर आईटीसी क्लेम कर दिया तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, है ना। आप दो दो चीजें नहीं क्लेम कर सकते, आईटीसी भी क्लेम कर रहे हो, रिफंड भी क्लेम कर रहे हो, आपको एक ही चीज मिलेगी। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड इज 5 लाख। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भले गुड्स एग्जम्प्ट हो, बट क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ये जीरो रेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको रिफंड मिल जाएगा। देखो एक्सपोर्ट क्या, दामाद जी, दामाद जी कैसे होते हैं, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी अंगना में पधारे। तो दामाद जी ऐसे ही होते हैं ना भाई, उनकी बड़ी इज्जत रहती है मार्केट में। तो भाई एक्सपोर्ट हमारा दामाद है। ऑल्दो दामाद नल्ला है, कुछ काम नहीं करता, पर फिर भी दामाद है। तो सरकार यही बोलती है कि भाई अगर एग्जम्प्ट सप्लाईज है और इस एग्जम्प्ट सप्लाईज को आपने एक्सपोर्ट करा तो भी हम इसे जीरो रेटेड मानेंगे। सर कितना, 6 लाख। डोमेस्टिक सप्लाई कितना, 5 लाख। मतलब 5 लाख का 1.5 गुना करेंगे तो आएगा 7.5 लाख। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ये तो 6 लाख है, 6 लाख रुपए ले लेंगे। इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स भूल जाओ। सर फॉर्मूला क्या है, हाँ अब सही बात बोली ना आपने, फॉर्मूला है राजा मेरे, नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय ZRS ऑफ गुड्स प्लस ZRS ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अच्छा नेट आईटीसी में दोनों जोड़ो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, तो 3.5 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 5 लाख। ZRS ऑफ गुड्स, ZRS ऑफ गुड्स सर 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 यही रहा एक गुड्स, 6 लाख 5 लाख का 1.5 गुना 7.5 लाख, 7.5 लाख और 6 लाख विच एवर इज लोअर, तो 6 लाख प्लस ZRS ऑफ सर्विसेज। अब सर सर्विसेज तो पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, डेट इज 0 अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर सब जोड़ो भैया, 7 10 17 5 22 22 और 6 28। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में दिमाग ही नहीं लगाना, बस हो गया। अब एक काम करो, 5 लाख इंटू 6 डिवाइड बाय 28। नाउ द आंसर कम्स अराउंड 107142.85, that is approximate to 107143। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए 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 जाए। ये देखो 107143, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये क्या है, मतलब ये तो हमको समझ में ही नहीं आया, अभी तक मैंने आपको ये समझाया ही नहीं है। ये जो है ना 90,000, ये मैंने अभी तक आपको समझाया ही नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी तक अपन ने रूल 89.4 ही पढ़ा ना, तो बस 89.4 वाला जितना भी पार्ट था ना वो मैंने आपको बता दिया। डन क्लास। अब सुनो ध्यान से, 89.4 के बाद जो दूसरा हमारा गेम है ना, वो है राजा रूल 89.5 का। ये चैप्टर में मोस्ट पॉसिबली 89.4 का क्वेश्चन आता है या 89.5 का क्वेश्चन आता है। अब ये 89.5 क्या बोलता है, देखो 89.5 क्या है ना, इसका नाम भी पहले अजीब है। इसका नाम है इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, जो हम इनपुट्स बाय कर रहे हैं ना उस पे जीएसटी का रेट ज्यादा है, और ये जो इनपुट्स आउटपुट में यूज आ रहे हैं और ये हम आउटपुट बना रहे हैं इस पे जीएसटी का रेट कम है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है ना, मेरे जो आईटीसी का बैलेंस है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है।
अब आईटीसी का बैलेंस तो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये बैलेंस का क्या करें? तो इस बैलेंस का भी आपको क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जब इनपुट का रेट ज्यादा हो, आउटपुट का रेट कम हो, उस केस में हम बोलते हैं कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर का केस है। सपोज करो भाई इनपुट है ए, इस पे जीएसटी रेट है 18%, इससे आउटपुट बना बी, इस पे जीएसटी रेट है 28%। वापस इनपुट है ए 28%, बी 18%, 28%, 28%। तीनों में कौन सा केस इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर का है? सर देखो, पहले केस में तो इनपुट का रेट कम है, आउटपुट का रेट ज्यादा है। दूसरे केस में इनपुट का रेट ज्यादा है, आउटपुट का कम है। और तीसरे में दोनों इक्वल है। तो एक ही केस बना किसका? इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर का। आया आपको समझ में? एक और चीज हमेशा याद रखना कि कभी अगर एग्जाम में बोल दे कि ये नोटिफाइड प्रोडक्ट है, तो सरकार ने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को नोटिफाई करके रखा है और सरकार बोलती है यार भाई इन प्रोडक्ट्स का रिफंड हम आपको नहीं देंगे, सॉरी मतलब सॉरी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, इसका रिफंड मिलेगा क्या? हाँ सर, इसका तो आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है रिफंड का, वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के थ्रू हम ही फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज कर राजा, हमारा इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, इन तीनों का आईटीसी, इनपुट का 50,000, इनपुट सर्विसेज का भी 50,000 और कैपिटल गुड्स का 1,00,000, टोटल हो गया हमारा 2,00,000। ठीक है, ये जो इनपुट्स है ना, इनके ऊपर जीएसटी का रेट लगा हुआ है 18%, और ये मैंने आपको 18% निकाल के ही बता दिया। मतलब अगर हम 50,000 को डिवाइड करें 18% से तो 277,777 कुछ आएगा। मैं आपको डायरेक्ट आईटीसी निकाल के बता दिया कि भाई इतना आईटीसी। अब हम आउटपुट में जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रेट है सपोज करो 5%। ठीक है, अब सर आउटपुट में क्या आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो? अभी आप ऐसा अज्यूम कर लो कि आउटपुट में हम एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो चलो ना कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल के लिए आपको अच्छे से समझ में आया। ये जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसका टर्नओवर है 5,00,000 रुपए। ठीक है, अब सर सरकार को रिफंड तो देना चाहिए क्योंकि हमारा जो इनपुट है उसका आईटीसी ज्यादा है और जो हमारा आउटपुट है उस पे जो जीएसटी पे करने को आएगा वो कम है। सर कितना पे करने को आएगा? 5,00,000 इंटू 5%, 25,000 पे करने को आएगा। अब इनका फॉर्मूला देखना क्या गजब है। ये बोलते हैं यार देखो, आप सबसे पहले क्या करो, नेट आईटीसी। बोला वाह, अच्छा नेट आईटीसी में ये इतने शाणे हैं, ये बोलते हैं भाई नेट आईटीसी वाले फॉर्मूले में आपको इनपुट सर्विसेज नहीं लेना है। मतलब सर यहां पे जो नेट आईटीसी का फॉर्मूला है वहां पे इन्होंने बोल दिया कि आपको क्या नहीं लेना? इनपुट सर्विसेज नहीं लेना। कैपिटल गुड्स, अरे कैपिटल गुड्स तो जब उन्होंने 89(4) में ही मना कर दिया तो यहां पे तो बनी बात है। और फिर इन्होंने बोला एक काम करो, नेट आईटीसी को मल्टीप्लाई करो इन्वर्टेड टर्नओवर से, जो भी आपका इन्वर्टेड रेट में प्रोडक्ट आ रहा है उससे, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। यहां पे वो 1.5 टाइम्स और सर्विसेज वो सब यहां पे कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो नेट आईटीसी में आपको सिर्फ कितना लेना है भाई?
50,000 मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टर्नओवर है 5 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर भी हमारा कितना है 5 लाख। तो कायदा हमारा क्या कह रहा है कि 50,000 रुपये का रिफंड बनेगा, है ना। पर सरकार ने बोला रुको, सरकार ने बोला कि यार आपको इस पे टैक्स भी तो पे करना है ना, करेक्ट और नॉट। हाँ इस पे टैक्स तो पे करना है, तो ये आप माइनस तो करो ना। ठीक है यार सरकार, तो आप एक काम करो, जो भी आपका इन्वर्टेड का टर्नओवर है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। बिल्कुल ध्यान से समझना, बुक में क्या लिखा हुआ है मैं वो भी बता दूंगा, पर पहले ये तो समझो। तो ये 50,000 में से आप माइनस कर दो कितना 25,000। सर ये 25,000 कैसे आया 5 लाख इंटू 5%, डेट इज 25,000। और रिफंड कितना बनता है 25,000। 3-4 साल पहले ऐसे ही चल रहा था। कुछ लोगों ने फिर एक ऑब्जेक्शन उठाया, बोले एक बात बताओ, ठीक है हमने आपकी बात मानी कि आप हमें इनपुट सर्विसेज का आईटीसी नहीं दे रहे हो, बट ये जो हम पे कर रहे हैं 25,000 ये आप पूरा क्यों माइनस कर रहे हो। ये 25,000 पे करने के लिए हम हमारा इनपुट सर्विसेज का आईटीसी भी तो यूज कर सकते हैं, और हम तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी यूज कर सकते हैं। सरकार ने बोला यार देखो आपकी बात में दम है, लॉजिकल है, बट इधर मत आओ यार, इसका आईटीसी बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बाकी ये जो आपने पॉइंट निकाला काफी लॉजिकल पॉइंट निकाला, इसलिए अब हम फॉर्मूले को चेंज करते हैं। और फिर इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने बोला ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बट जब आपको यहाँ पे माइनस करना है ना, तो माइनस करते टाइम आप एक ध्यान रखना, नेट आईटीसी। अपन एक काम करते ना, माइनस करना है तो आपको ऐसे टोटल टैक्स टेबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी अपॉन टोटल आईटीसी। अब ये वाला फॉर्मूले लाने का लॉजिक देखो राजा, ये तो 50,000 है, अब यहां पे मैं 25,000 है ना, अब मैं 25,000 को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक तो मेरा ये नेट आईटीसी कितना है भाई 50,000 अपॉन टोटल आईटीसी। सर कायदा ये कहता है टोटल आईटीसी में 2 लाख होना चाहिए, पर इन नालायकों को कौन समझाए, तो इन्होंने तो यहाँ पे अपनी दादागिरी चलाई, 50,000 और 50,000 1 लाख कैपिटल गुड्स इन्होंने हटा दिया नेट। चलो ठीक है, तो 50,000 माइनस 12,500, तो अब कितना बच गया, आया आपको समझ। सर ये फॉर्मूले में और ऊपर वाले में क्या फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इसमें सरकार मेरे पूरे 25,000 रुपए इसमें से काट रही, और आप यहां पे चेंज कर लो, या तो खुद नालायकों जैसे यहां पे फॉर्मूले में नेट आईटीसी लिखा है जहां पे सिर्फ इनपुट है, या तो एक काम करो इधर नेट आईटीसी में इनपुट सर्विसेज दोनों का दे दो, फिर यहां पे जो आप कर रहे हो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बोल रही है यहां पे तो हम सिर्फ इनपुट की बात करें, बोला ठीक है। फिर मैंने बोला भाई ये जो इन्वर्टेड का मैं टैक्स दूंगा ये मैं इनपुट से क्यों दूं, मैं दोनों से दे सकता हूं, तो प्रोपोर्शनेट करो। तो फिर सरकार ने बोला ठीक है यार, इसको अपन क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, और करस्पॉन्डिंगली मेरा रिफंड अमाउंट भी बढ़ गया। पता है कितने से बढ़ गया, 12,500 से बढ़ गया, और ये 12,500 कुछ भी नहीं है, वो जो नेट आईटीसी मैंने पे करा ना बस वही है 12,500। आप खुद ही लॉजिकली देखो, आया समझ में। क्योंकि पहले जब कर रहे थे तो पूरा लोड 12,500 का लोड भी इसी को झेलना पड़ रहा था, अब लोड इधर ट्रांसफर हो गया, बस ये हो गया रूल 89(5). अब आपको फॉर्मूला थोड़ी रट्टा मारना है, ऐसे ही हो गया ये तो।
89.5 का फॉर्मूला, इन्वर्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेट इनटू नेट आईटीसी अपॉन आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। अभी भी ये फॉर्मूला गलत है। मेरी गुजारिश है सरकार से कि कम से कम यहाँ पे क्या जोड़ो, पर ये नालायक उसको जोड़ने वाले नहीं है, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। वही बातें, नेट क्या होता है, एक्सक्लूडिंग क्या, ये वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है, ये मैं आपको बार बार क्या बताऊं। ठीक है सर। ओ सर, मैक्सिमम रिफंड क्लेम वो हमको याद रहना चाहिए। हो गया, ये हो गया हमारा रूल 89.5। ठीक है, डन डना डन। सर एक बात बताओ, इसका क्वेश्चन कराओ ना। हाँ ठीक है, इसका भी क्वेश्चन करा देते। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ राजा, और आप चैनल को लोगों के पास पहुँचाते नहीं हो। आपके घर में जितने भी मोबाइल हो ना, उन सबसे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने को 10,000 सब्सक्राइबर्स पे जल्दी पहुँचना है, और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप हो तो मैं हूँ, और आप मोटिवेट करोगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा। ठीक है, तो अपने को जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा is engaged in supply of taxable goods within the state. Given below are the details of turnover and applicable GST rate. ये टर्नओवर दिया है, ये आउटपुट जीएसटी रेट दिया है, ये इनपुट जीएसटी रेट दिया है। सर पहले तो अपने को देखना है कि कौन सा इन्वर्टेड का मामला है। इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम, इन्वर्टेड का मामला है, मैं आई लिख रहा हूँ। इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम, इन्वर्टेड का मामला है, मैं आई लिख रहा हूँ। 18 कोई इन्वर्टेड का मामला नहीं है, डैश। ए और बी में भी कोई दिक्कत है क्या? डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। सुपर इंजीनियरिंग इज एलिजिबल टू क्लेम प्रोवाइडेड, अरे 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 अरे, प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नो रिफंड शैल बी अलाउड। प्रोडक्ट बी साला निकम्मा प्रोडक्ट है जिसका रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अब क्या कर सकते, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लगाएं फॉर्मूला, आपकी इजाज़त हो तो लगाएं। हाँ सर लगाओ। क्या है फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला। तो सर सबसे पहले तो नेट आईटीसी, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। नेट आईटीसी, तो नेट आईटीसी, नेट आईटीसी, नेट आईटीसी बोले तो सिर्फ इनपुट्स का आईटीसी 54,000, सर्विसेज का आईटीसी भूल जाओ। तो 54 और 54 कितना हो गया राजा? 1,08,000 हो गया। टर्नओवर, सर इन्वर्टेड का टर्नओवर जिसके ऊपर हमें रिफंड क्लेम करना है, तो भाई ए की प्रोडक्ट है ए, इसका टर्नओवर है राजा कितना भाई? 5 लाख रुपए। तो लिख दो भाई कितना? 5 लाख रुपए अपॉन टोटल टर्नओवर 5, 8.5, 9.5, तो टोटल टर्नओवर हो गया कितना? 9,50,000 माइनस टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड। तो ये 5 लाख का टैक्स कितना पेबल होगा राजा? 5 लाख का 5%, डेट इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 25,000 को? तो राजा आपको एक तो नेट आईटीसी अपॉन टोटल आईटीसी, नेट आईटीसी अपना कितना है? 1,08,000 और अपॉन टोटल आईटीसी कितना है? 1,08,000 और 10,000, डेट इज 1,18,000। तो चलो भाई फटाफट से करो। 1,08,000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 9,50,000 मेमोरी प्लस 25,000 इंटू 1,08,000 डिवाइड बाय 1,18,000 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल का बटन दबाया तो आया 33,961 अप्रॉक्सीमेट। एक बार चेक कर लिया जाए 7th वाले का आंसर। कंप्यूटर जी क्या बात, क्या बात, क्या बात कर लिया आपने क्वेश्चन। कुछ था ही नहीं तो क्या मैं आपको बताता।
ये बस समझाना पड़ेगा भाई, पूरा समझाना तो पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा बड़ा टूटा फूटा भी आपने समझा दिया, सॉल्यूशन कर लिया ना, तो 5 में से 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। और पूरा अच्छे से समझा दिया तो 515 मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने एक चीज़ छोड़ दी थी, हाँ मैंने आपको ये वाली चीज़ नहीं बताई थी, डोमेस्टिक सप्लाई, तो भाई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो राजा, ये डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी एक्सक्लूडिंग टैक्स एट द रेट 5%, इनपुट पे रेट है 18%, इसके ऊपर रेट है कितना 5%। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन्वर्टेड का पार्ट बनेगा? सर 100% ये इन्वर्टेड का पार्ट तो बनेगा। क्यों बनेगा इन्वर्टेड का पार्ट? राजा इसलिए इन्वर्टेड का पार्ट बनेगा क्योंकि इसके ऊपर 5% का टैक्स लग रहा है। क्या आउटपुट का टैक्स लग रहा है कितना परसेंट? 5%। और मुन्ना मेरे इनपुट का टैक्स कितना लग रहा है? 18%। तो ये किसका पार्ट बन गया? इन्वर्टेड का पार्ट बन गया। अच्छा, क्योंकि ये इन्वर्टेड का पार्ट बन गया तो क्या इसका भी रिफंड मिलेगा? 100% इसका भी रिफंड मिलेगा। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही बता देता हूँ, 10 लाख का 5% कितना हुआ? 50,000। अब सर नेट आईटीसी, भाई नेट आईटीसी कितनी बार बोलूँ? इनपुट, सिर्फ इनपुट, हाँ भाई सिर्फ इनपुट, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर में तो आपको कुछ दिमाग विमाग लगाना ही नहीं है ना। तो इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर में नेट आईटीसी, देखो भाई ये रहा नेट आईटीसी, कहाँ गया सर नेट आईटीसी? ठीक है, तो 3.5 लाख हो गया अपना नेट आईटीसी। अब आपको कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, सॉरी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। भाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वही जो आपने निकाला था। अब मैक्सिमम रिफंड 3.5 लाख इंटू 10 लाख अपॉन 28 लाख माइनस 50,000 इंटू 3.5 लाख अपॉन ये, तो कितना आ गया? 90,000 आ गया। कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू फिट करनी है, आंसर पाना है, तो यहाँ पे वो 90,000 भी ऐड हो जाएगा। आया आपको समझ में? ठीक है, सॉरी, हो गया रूल 89.5। मैंने आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कराया 89.5 का, और ये वाला क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार बता दो ना ढंग से, इतना आप बोल रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चलो, इसमें है ना सिर्फ मैं आपको ये आईटीसी वाला बता देता हूँ, क्योंकि 89.5 थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत देता है। देख सुन ध्यान से, नेट आईटीसी कितना राजा? 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय काय का टर्नओवर? इन्वर्टेड का टर्नओवर। इन्वर्टेड का टर्नओवर अपना कितना है? 10 लाख, तो ये लिख दो 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अच्छा मजे की बात क्या, फॉर्मूला याद नहीं करना है, वो इतना लॉजिकल है, खुद याद होता है। 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, तो अपॉन में कितना आ गया? माइनस आपको करना है क्या? टैक्स पेबल। अब टैक्स कितना पेबल है? 10 लाख का 5%, तो कितना हो गया मेरे भाई? 50,000। अच्छा 50,000 मल्टीप्लाई बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हमको 50,000 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 लाख अपॉन टोटल आईटीसी। कैपिटल गुड्स भूल जाओ, टोटल आईटीसी कितना मेरे भाई? 5 लाख। बस यही तो है यार, और कुछ भी नहीं है, कसम से और कुछ भी नहीं है। अब देखो फॉर्मूला आप लगा दो, 3.5 लाख इंटू 10 अपॉन 28, फिर 50,000 इंटू 3.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 90,000 रुपये आ रहा है, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस करके। बस ये 90,000 का रिफंड मिल जाएगा, हो गया 89.5 भी हो गया। यही तो इस चैप्टर में आप सबसे पहले 89.4 और 89.5 ही पढ़ना, बाकी ये चैप्टर बहुत टाइम पास है। बाकी 89.4 89.5 बहुत काम का है। ठीक है, तो सर अब हमको 89.4 89.5 समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छा है, और एग्जाम में 90% 89.4 89.5 आता है। और एक मैं चीज़ पढ़ाऊंगा आखिरी में इंटरेस्ट की, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो भाई अब ये देखो चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, अब फटाफट से चैप्टर कवर करते हैं। मेन रूल तो हमारे कवर हो गए। सबसे पहले ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? सर ड्रॉबैक का मतलब कोई भी गुड्स जो आपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करे हैं और इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो भी आपने
इंडिया में मैन्युफैक्चर करा और इसको एक्सपोर्ट करा, तो जो भी ड्यूटी, टैक्स, सेस चार्ज हुआ आपका इनपुट पे जो चार्ज हुआ वो आपको ड्रॉबैक के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर ड्रॉबैक ले लिया तो फिर 89(4) भूल जाओ, अगर ड्रॉबैक नहीं लिया तो फिर 89(4) की बात करेंगे। रिफंड का मतलब रिफंड इंक्लूड्स, मतलब ये भी और भी, बट ये भी आएगा, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। और जो हमने कहां पे पढ़ा राजा, रूल 89(4), और रिफंड ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, और रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। टूरिस्ट मतलब क्या सर? टूरिस्ट मतलब कोई भी पर्सन जो इंडिया में आया है फॉर नॉट मोर देन 6 months फॉर नॉन इमिग्रेंट पर्पस। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब सर, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ फॉर ऑथराइज ऑपरेशन SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट। तो जीरो रेटेड में एक्सपोर्ट भी आ जाता है, और अगर आपने SEZ डेवलपर, SEZ यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को कुछ गुड्स दिया है तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाता है। जीरो रेटेड का फ़ायदा क्या? बहुत फ़ायदे। सबसे पहले तो जीरो रेटेड में जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको अलाउड हो जाता है। जनरली सरकार का एक मंत्र होता है कि आगे से GST लाके दो, तो जो पीछे आपने GST पे करा उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। जीरो रेटेड में ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जीरो रेटेड में सरकार बस एक ही चीज़ बोलती है कि आप हमको फॉरेन करेंसी लाके दो, हम आपका सारा काम कर देंगे। तो सर ये जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है इसके बहुत फायदे हैं। हाँ, एक तो आप एक्सपोर्ट करो विदाउट द पेमेंट ऑफ IGST अंडर LUT, और जो आपने इनपुट पे टैक्स पे करा है उसका भी आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा अंडर रूल 89(4). रिफंड ऑफ टैक्स कहाँ कहाँ पे रिफंड मिल सकता है? सर 2 केसेस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। एक और, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अच्छा, ये वाली केस की बात अलग है। ये क्या बोल रहा है? अगर आपने एक्सपोर्ट करा SEZ को ऑन पेमेंट ऑफ IGST, तो जो आपने IGST पे करा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, 89(4) तो इनपुट्स के रिफंड की बात करता है। सर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो गया था। सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ऐसा सरकार ने ये भी बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे। ई कैश लेजर में जो भी आपका बैलेंस पड़ा होगा उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई कैश लेजर तो अपना ही लेजर है। फिर सर कोई सप्लाई हमने नहीं करी, टैक्स तो कलेक्ट कर लिया बट सप्लाई हमने नहीं करी, इनवॉइस भी हमने इशू नहीं करा, तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। सर अगर आपने गलती से इंट्रा को इंटर मान लिया, इंटर को इंट्रा मान लिया, तो जो अगर हमने गलती करी है उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है सर, IGST का रिफंड मिल जाएगा टूरिस्ट को। फिर टैक्स कैन बी बिकम रिफंडेबल ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट। ये अगर कोई पुराने ऑर्डर की वजह से रिफंड दे तो ये भी दे सकते हैं। अच्छा, प्रोविजनल असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट में डिफरेंस है तो भी रिफंड मिल सकता है। सर यूनाइटेड नेशन बॉडीज जिनके पास UIN नंबर होता है तब भी रिफंड मिल सकता है। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने जो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा उसका भी रिफंड मिल सकता है, ज़्यादा टैक्स पे कर दिया उसका भी रिफंड मिल सकता है। और अगर एक्सपोर्ट करने के बाद रीनेगोशिएशन में प्राइसेस बढ़ गए तो अब तो आपका नुकसान हो गया। आपने एक्सपोर्ट करा, आपने IGST पे करा, अब प्राइसेस बढ़ गए। अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए तो अब आपको ज़्यादा GST पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। और ये अमेंडमेंट इसलिए लाया गया क्योंकि जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा बहुत होता था, प्राइजेस बढ़ जाते थे, प्राइजेस कम हो जाते थे, तो भाई रिफ़ंड का तो लोचा लफड़ा हो गया। एक बार हमने रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी तो फिर तो ये बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी आपने एडिशनल IGST पे करा ऑन अपवर्ड रिविजन इन प्राइस ऑफ गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट एंड ऑन विच द रिफंड ऑफ IGST पेड हैज़ ऑलरेडी बिन सैंक्शन्ड, तो फिर आपको ये जो एडिशनल IGST है उसका भी रिफंड मिल जाएगा। सर अगर पुराना ही सैंक्शन नहीं हुआ तो भाई जब पुराना ही सैंक्शन नहीं हुआ तो फिर वो पुराने को डिलीट मारो और नया वाला वापस से एप्लीकेशन फाइल करो, सिंपल। सर रिफंड एप्लीकेशन किस में करनी रहती है राजा? आपको RFD की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। RFD 01 में आधार ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिफंड एप्लीकेशन।
सर इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है, एक्सपोर्ट करा है तो शिपिंग बिल विल एक्ट एज अ रिफंड क्लेम, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। डीम्ड एक्सपोर्ट, सर डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में या तो सप्लायर रिफंड ले ले या तो रेसिपिएंट रिफंड ले ले। अगर भाई रेसिपिएंट ने रिफंड ले लिया है तो फिर सप्लायर भाई को रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है सर। SEZ, अगर सब SEZ यूनिट्स को सप्लाई करा है तो भी रिफंड मिल जाएगा आफ्टर सफिशिएंट प्रूफ। फिर CTP NRTP सब सारे रिटर्न फाइल कर देंगे तो उनका जो भी बैलेंस होगा उसका भी रिफंड उनको मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कोई क्रेडिट ब्लॉक्ड भी है और अगर आप SEZ और जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ काम का नहीं है। 89(4)(a)(4) भी टाइम लिमिट मैक्सिमम यू हैव टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन विद इन 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। अब ये डाउट आएगा कि सर आखिरकार ये रेलेवेंट डेट क्या होती है। इन्होंने तो बोल दिया कि आपको 2 साल फ्रॉम रेलेवेंट डेट फाइल करना है, बट ये रेलेवेंट डेट क्या है? अब हमने को ये देखना है कि भाई ये रिलेवेंट डेट क्या है। अगर गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सी या एयर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो जब शिप और एयरक्राफ्ट में गुड्स लोड हुए बस वो, और जैसे ही वो इंडिया लीव करेगी बस वो हो जाएगा हमारा रिलेवेंट डेट। सर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड, इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड तो जिस दिन गुड्स कस्टम फ्रंटियर्स पास करेंगे वो हो जाएगा रिलेवेंट डेट। अगर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय द पोस्ट ऑफिस, तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस ने डिस्पैच करा वो हो जाएगा हमारा रिलेवेंट डेट। सर अगर मामला डीम्ड एक्सपोर्ट का है तो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सप्लायर रिफंड क्लेम कर रहा है या रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, जिस दिन आपका सेक्शन 39 का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, मतलब अगर मार्च का महीना है तो 20 अप्रैल, तो 39 में कौन सा रिटर्न आता है? 39 में आता है आपका GSTR 3B, ठीक है। फिर सर इन केस ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वेयर अ रिफंड ऑफ टैक्सेस अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस देमसेल्फ, तो यहाँ पे अगर सर्विस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, पहला केस सर्विसेज का सप्लाई हो चुका है, पेमेंट नहीं आया, भाई पेमेंट नहीं आया, पेमेंट तो इंपॉर्टेंट है, तो जिस दिन पेमेंट आ गया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीस वाली डेट रिलेवेंट डेट हो जाएगी। बधाई हो, पेमेंट आ चुका है, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो भाई जिस दिन इनवॉइस इशू होगा वो हो जाएगी रिलेवेंट डेट। सर जजमेंट डिक्री ऑर्डर की वजह से टैक्स का रिफंड आ रहा है, तो जिस दिन आपको जजमेंट डिक्री या ऑर्डर का कम्युनिकेशन आ गया बस वो। फिर अनयूटिलाइज ITC ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर, तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। फिर प्रोविजनल असेस, सर जिस दिन फाइनल असेसमेंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा बस वो वाली डेट हो जाएगी रिलेवेंट डेट। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, जिस दिन सामने वाले को गुड्स मिल गया, और एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेगा, MCQ में भी नहीं पूछेगा, ठीक है, लिखा हुआ था आपकी मॉड्यूल में तो हमने हमारे नोट्स में डाल दिया। सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या क्या है रिफंड के लिए? तो सबसे पहला तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि रिफंड इज ड्यू टू एप्लीकेंट, मतलब आपको रिफंड ड्यू है, आप ही का रिफंड का पैसा है। दूसरा आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को गरीब करके खुद अमीर नहीं बन सकते। यू कैनॉट बी रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, इसी को बोलते हैं हम अनजस्ट एनरिचमेंट। तो भाई लॉ मेकर ऐसा बोलता है कि यू हैव टू प्रूव दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब amount of tax, interest, if any paid on such tax or any other amount paid. You have to prove that incidence of tax and interest has not been passed on to any other person. क्योंकि आपने अगर टैक्स किसी और को पास ऑन कर लिया और फिर आप रिफंड भी मांग रहे हो तो फिर गलत है ना। एक तो टैक्स उसको पास ऑन हो गया, वो बेचारे सामने वाले का खर्चा हो गया, आप रिफंड मना रहे हो, गलत हो गया ना। मतलब उसकी शादी में
तुम्हारा क्या काम है ना। तो चलो भाई आगे आ जाओ। अब सर वेयर द अमाउंट क्लेम्ड ऑफ रिफंड इज लेस देन 2 लाख, अगर भाई 2 लाख रुपए से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंसेस फाइल करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो कि देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, चलेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए हुए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आप खुद घर पे पढ़ लेना, इसको क्या ही बढ़ाना डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट है तो अब पूछ सकते हैं ना ये लोग। अपवर्ड रिवीजन इन द प्राइस ऑफ गुड सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट के बाद भाव बढ़ गए। अब एक्सपोर्ट के बाद भाव बढ़ गए तो हमने ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया, वो जो एक्स्ट्रा भाव बढ़ गया, सपोज करो 10 लाख रुपए का हमने एक्सपोर्ट करा, इस पे 18% का जीएसटी। अब 10 का सपोज करो प्राइस हो गया 15 लाख रुपए, हमने रीनेगोशिएट करा, तो भाई एक्स्ट्रा जो 5 लाख रुपए हैं उसका जो 18% हुआ डेट इज 90,000 रुपये, वो भी तो चाहिए ना अपने को, क्या रिफंड। तो सुनो ध्यान से, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ सच इनवॉइस, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस की कॉपी देनी पड़ेगी। शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स देने पड़ेंगे। फिर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, हो सकता है आप ऐसे ही बोल रहे हो, आपका मन लालचों से भरा हुआ हो और आपको ज़्यादा, तो भाई हमको तो पुख्ता सबूत चाहिए, तो हमें बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि पैसा वैसा भी आ रहा है या नहीं। फिर रिफंड कितना मिल चुका है। फिर ये जो एक्स्ट्रा है इसका सप्लीमेंट्री इनवॉइस दो या डेबिट नोट दो, क्योंकि आपने डेबिट नोट इशू करा होगा सामने वाले को। फिर आपने जो एडिशनल अमाउंट पेमेंट करा है उसकी डिटेल दो, ये एडिशनल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट पे करा है उसकी डिटेल दो, और नंबर एंड डेट ऑफ FIRC दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल फॉरेक्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड रिवीजन, तो जो आपको एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी मिली है उसकी भी डिटेल दो, उसका भी हमको फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट दो। और फिर भाई प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा कि भाई ये जो फॉरेक्स रेमिटेंसेस है ये किस अकाउंट में है, ये इससे इट इज ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन इन द प्राइस। हो सकता है ना आपने लोन लिया हो, क्योंकि बैंक्स में ट्रांजैक्शंस को घुमाना तो बहुत आसान है, तो ये CS आपकी गारंटी लगेगी, CS आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पैसा लोन वोन का नहीं है, ये तो अपवर्ड रिवीजन का ही पैसा है। फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी एप्लीकेबल, और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लगेगा जो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा FIRC और BRC के डिटेल के साथ। 1-2 बार पढ़ोगे ऐसे समझ के तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी सर ये सब पढ़ना है क्या, मेरे हिसाब से तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्लास में तो हम एक एक चीज़ पढ़ाते हैं, बट अब एग्ज़ाम का दौर है, रिवीजन का दौर है, आपको ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लिया, बहुत है। आगे आ जाओ। रूल 89(2)(KA, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार क्या होता है ना, बिल्डर सेक्टर में हमारा जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। शौक तो बहुत रहता है घर बनाने का, पर घर बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो भाई अब एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, अब हमने सामने वाले को GST का पैसा दे के रखा हुआ है, तो भाई अब हमको अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी। इनवॉइस की डिटेल दो, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड, आपने जो पेमेंट करा है बिल्डर को वो दो, एग्रीमेंट की कॉपी दो, सर जो कैंसिल हुआ है उस कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दो, और डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट कैंसिलेशन, क्योंकि कैंसिल हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट तो सप्लायर ने दिया होगा, तो ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 89(2)(KB ये बोलता है कि सर्टिफिकेट इशूड बाय सप्लायर to the effect that he has paid the tax in respect of invoice on which refund is being claimed by the applicant। ये सिंपल है, ये आपको बस एक सर्टिफिकेट सप्लायर को इशू करना पड़ेगा कि भाई जो टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट करा वो भाई साहब ने सरकार को पे कर दिया है, और ये जो टैक्स है इसने किसी भी इनवॉइस में एडजस्ट नहीं करा है, क्योंकि सरकार फिर ड्यूअल बेनिफिट नहीं दे सकती। सरकार को पहले सप्लायर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये टैक्स इसने जमा करा है, और जमा करने के साथ साथ इसका यूटिलाइजेशन नहीं करा है,
ठीक है, डन क्लास, सिंपल है। आगे आ जाओ। सर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो ये कैसे क्या फाइल करेगा? तो इनके लिए कुछ एक टेम्पररी पर्पस के लिए निकाला गया है कि सर अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड बायर है जो एग्रीमेंट में एंटर करता है तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं ना, एक फंक्शनलिटी अवेलेबल है ऑन कॉमन पोर्टल, दैट इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके थ्रू ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका रिफंड 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, इनको एक बार बस रीड मार लेना, कुछ दिक्कत आएगी नहीं। और आए तो मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया चैनल है जीएससी विद साहिल, तो उस पर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी हमारा रिवीजन में राजा, मेरा आज का पर्पस यही था कि आपको 89.4 और 89.5 ढंग से सिखा दूं। बाकी सारी चीजें भी डिटेल में सिखा सकते हैं, बट फिर वो रिवीजन वीडियो का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। चलो अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो क्लैरिफिकेशन है मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बढ़ाऊंगा, इसको मैंने और अच्छे से समराइज करा हुआ है। चलो आगे आ जाओ भाई। आगे है राजा सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 जो बात करता है रिफंड ऑर्डर की। तो अगर हमारे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपको रिफंड मिलना चाहिए तो वो एक रिफंड ऑर्डर पास करेगा और जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट कर देगा टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। रिफंड आपको मिलेगा तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा नहीं जाएगा। रिफंड कैश क्रेडिट दोनों में ही मिल सकता है बेस्ड ऑन ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट में 10,000 रुपये का पेमेंट था, इस 10,000 रुपये के पेमेंट के लिए मैंने 2,000 रुपये ई क्रेडिट लेजर में यूज करे, तो 10 में से 2 गए 8,000। 8,000 मैंने ई कैश लेजर से पे करे। अब जब मुझे इस ट्रांजैक्शन का रिफंड मिलेगा तो राजा 8,000 ई कैश लेजर में मिलेगा और 2,000 ई क्रेडिट लेजर में मिलेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट था तो रिफंड भी उसी मोड ऑफ पेमेंट में ही मिलेगा। अब सुनो पूरा प्रोसेस क्या होता है सर रिफंड का। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे जीएसटी आरएफडी 01 में। जैसे ही आपने जीएसटी आरएफडी 01 में अप्लाई करा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा जीएसटी आरएफडी 02 में। इस एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या लिखा होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड, सारी चीजें लिखी होगी इस एक्नॉलेजमेंट में। अब सर एक चीज हमेशा याद रखना, एप्लीकेशन फॉर रिफंड अदर देन रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर। ई कैश लेजर के रिफंड के लिए आपको कोई इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो तो अपना ही पैसा है, अपन अपने पैसे को रिफंड ले रहे हैं। बट कोई दूसरा रिफंड है तो उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को जाएगी और प्रॉपर ऑफिसर विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज एक एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा फॉर्म जीएसटी आरएफडी 02 में। ठीक है, आगे सर अगर कोई डेफिशिएंसी है, तो अगर कोई गड़बड़ है तो प्रॉपर ऑफिसर एक डेफिशिएंसी मेमो इशू करेगा फॉर्म जीएसटी आरएफडी 03 में। अब एक चीज याद रखना, जब आपने जीएसटी आरएफडी 01 भरा टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन इन जीएसटी आरएफडी 03, ये वाला टाइम पीरियड 2 साल के टाइम पीरियड से एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब ये आपको एडिशनल टाइम पीरियड ग्रांट हो जाएगा। आरएफडी 01 भरा और जब से आरएफडी 03 की डेफिशिएंसी आई, ये वाला टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। आगे अगर डेफिशिएंसी हैव बीन कम्युनिकेटेड इन आरएफडी 03 अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो सर ऐसा मान लिया जाएगा कि वही सेम एसजीएसटी एक्ट में भी कम्युनिकेट हो गई है, वापस से एसजीएसटी एक्ट में डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं होगी। ठीक है, और अगर एसजीएसटी एक्ट में कम्युनिकेट हो गई है तो ये मान लिया जाएगा कि ये वाले रूल में भी कम्युनिकेट हो गई, वापस से कम्युनिकेट नहीं होगी। सैंक्शन ऑर्डर आएगा जीएसटी आरएफडी 04 में, ये प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर है, और फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर आएगा फॉर्म आरएफडी 06 में, और पेमेंट ऑर्डर आएगा आरएफडी 05 में, या आपका रिफंड को विथहोल्ड करा जा सकता है जीएसटी आरएफडी 07 में, या नोटिस आएगा आरएफडी 08 में। इतने सारे आरएफडी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लो आरएफडी 01W फॉर्म में। और जैसे ही आपने विड्रॉल की एप्लीकेशन फॉर्म करी तो जो भी अमाउंट आपका डेबिट हुआ था फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर, वो वापस से आपको क्रेडिट बैक हो जाएगा।
ठीक है सर, ये फॉर्म ध्यान रखने, बिल्कुल ध्यान नहीं रखने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल रिफंड। राजा, जब भी आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हो, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यहाँ पे लॉ मेकर बोलता है यार आप दामाद जी हो, आपको इतना वेट थोड़ी कराएंगे, हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड देंगे। उन्होंने बोला प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड, अभी तक एक्सपोर्ट हुआ भी नहीं है। उन्होंने बोला हाँ अभी तक एक्सपोर्ट हुआ भी नहीं है, फिर भी हम आपको प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड देंगे। पता है कितना? 90% ऑफ द टोटल अमाउंट क्लेम, जितना भी आपका रिफंड बनता है उसका 90%, और वो भी सिर्फ कितने दिन में? 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, दैट इज RFD 02। सर फिर आपको फाइनल ऑर्डर आ जाएगा रिफंड का, बहुत ही बढ़िया। बट सर ये जो प्रोविजनल रिफंड है ना, ये एक कंडीशन पे दिया जाएगा कि पिछले 5 सालों में आपके ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। और ऑफेंस कौन सा? जहां पे टैक्स की चोरी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। मतलब सर अगर 2.5 करोड़ से कम है तो चलेगा क्या? हाँ भाई, अगर 2.5 करोड़ से कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 54(7) बात करता है रिफंड ऑर्डर के टाइम लिमिट की। सर रिफंड ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इन RFD 06। ठीक है, आगे आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर कहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट अप्लीकेबल? सबसे पहले अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब आप किसी दूसरे के खर्चे पे आप खुद अमीर नहीं हो सकते, दूसरे को दुख पहुंचा के यू कैन नॉट बी रिच। तो सर रिटेंशन ऑफ अ बेनिफिट बाय अ पर्सन दैट इज अनजस्ट और इनइक्विटेबल। ठीक है भाई, मैंने सामने वाले से GST का पैसा भी रिकवर करके रखा हुआ है और मैं रिफंड की एप्लीकेशन भी फाइल कर रहा हूं, तो गलत है। कायदे से रिफंड उसको मिलना चाहिए जिसने GST का पैसा पे करा है, जिसने भुगता है खर्चा, उसको रिफंड दो। तो कहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट एप्लीकेबल? अच्छा, अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट एप्लीकेबल का मतलब है पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में न जाते हुए एप्लीकेंट को दिया जाएगा। जनरली पैसा रिफंड का कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, बट अगर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है तो फिर पैसा एप्लीकेंट को दिया जाएगा। कहाँ पे? सबसे पहला सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट, अनयूटिलाइज्ड ITC in case of zero rated supply without the payment of tax, और accumulated ITC on account of inverted duty structure। फिर सर सप्लाई ही नहीं हुई, टैक्स इनवॉइस ही इशू नहीं करा, या जहां पे आपने रिफंड वाउचर इशू कर दिया है, सर गड़बड़ हो गई, इंट्रा को इंटर मान लिया, इंटर को इंट्रा मान लिया। टैक्स और इंटरेस्ट या कोई भी टैक्स इंटरेस्ट का अमाउंट आपने सामने वाले को पास ऑन नहीं करा है। फिर टैक्स इंटरेस्ट बॉर्न बाय सच क्लास ऑफ पर्सन एज द GST काउंसिल में रिकमेंड। इन 6 केसेस के अलावा जितना भी रिफंड का अमाउंट आएगा वो सब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। ये याद रखना, थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे आ जाओ। 89(4), 89(5) मैक्सिमम रिफंड, ये हो गया। सर एक्सपोर्ट, सबसे पहले रिफंड, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो और विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो तो जो आपने टैक्स का पेमेंट करा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करो। रिफंड इज डीम्ड टू बी फाइल्ड व्हेन पर्सन इन चार्ज फाइल्स द डिपार्चर और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। वैलिड रिटर्न फाइल करो इन GSTR 3B। सर अगर शिपिंग बिल और GSTR 1 में मिसमैच है तो उस डेटा को करेक्ट करो, और आधार ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा फॉर्म GST RFD 01 में फॉर एनी अपवर्ड रिवीजन। प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड, सर जैसे ही आपका GSTR 3B का रिटर्न चला जाएगा, रिफंड प्रोसेस हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड, रिफंड को रोक दिया जाएगा अगर जुरिस्डिक्शनल टैक्स अथॉरिटी बोलेगी, अगर उनको लगता है कि भाई ये रिफंड जो है दिस इज इन वायलेशन ऑफ कस्टम एक्ट और एक्सपोर्टर क्रेडेंशियल का वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, अगर रिफंड को विथहेल्ड कर दिया गया है तो रिफंड एप्लीकेशन को तभी फाइल माना जाएगा जब कंसर्न ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेगा। जो भाई हमारी नेपाल भूटान की गवर्नमेंट है
उनको भी रिफंड मिल जाएगा फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। अगर भाई भूटान नेपाल गवर्नमेंट को रिफंड मिल गया तो एक्सपोर्टर को रिफंड नहीं मिलेगा, इनकी हालत वैसे ही ख़राब होती है तो ये लोग गवर्नमेंट को ही रिफंड दे देते हैं। फिर रिफंड क्लेम फॉर स्पेसिफाइड गुड्स सेंट आउट ऑफ इंडिया। सर अगर हमने कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर भेजा तो वो कोई ज़ीरो रेटेड सप्लाई नहीं होती है। इंडिया के बाहर बेचा वो अलग है और भेजा वो अलग है, बट रिफंड आपको अलाउड हो जाएगा इफ गुड्स आर सोल्ड और ब्रॉट बैक विद इन 6 मंथ। अगर आपने बाहर बेच दिया या 6 महीने के अंदर अंदर वापस ले आए तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर आप 6 महीने में नहीं लेके आए तो हम तो यही मान लेंगे कि भाई आपका डीम्ड सप्लाई हो चुका है। आगे आ जाओ सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में आपको वही वाली एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और अब जो मैं आपको बता रहा था ना ऊपर रूल, अब सुनो ध्यान से। बहुत बार क्या होता है ना, एक्सपोर्टर हमारा एक्सपोर्ट तो कर देता है अंडर एलयूटी और बॉन्ड, बट बाद में गुड्स का एक्सपोर्ट होता नहीं है, या बाद में एक्सपोर्ट हो भी जाता है तो फॉरेन करेंसी नहीं आती है। तो इस केस में क्या अगर हमने बाद में फॉरेन करेंसी मिली या हमने बाद में एक्सपोर्ट करा, एलयूटी बॉन्ड पहले आ गया था, एक्सपोर्ट हमने बाद में करा, क्या इस केस में हमको रिफंड मिलेगा? लॉ मेकर बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिफंड मिलेगा। और ऐसा बोला गया कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक्सपोर्ट कर रहा है वो बॉन्ड एलयूटी फर्निश कर दे और ऐसा बोल दे कि भाई मैं जो भी टैक्स का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है वो दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कब तक दे देगा? 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months और सच फर्दर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट इफ गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आपने गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं करे तो फिर जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप टैक्स का पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ये दे देना सरकार को। 15 days after the expiry of 1 year or the period as allowed under the FEMA, including any extension of period as permitted by RBI, whichever is later from the date of issue of invoice for export or such further period as may be allowed by commissioner if the payment of such service is not received। मतलब भाई अगर पेमेंट नहीं मिला, ऊपर तो एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, अगर आपको पेमेंट नहीं मिला, कब नहीं मिला सर? 1 साल हो गया और 1 साल के बाद भी हमने 15 दिन दे दी है और कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम इस टाइम लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं। क्लैरिफाई करा गया कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने के बाद आपको IGST का रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको पेमेंट बाद में भी आता है तो भी रिफंड मिल जाएगा। सर you would be entitled to claim the refund of IGST so paid earlier on account of goods not being exported or payment not being realized। बट राजा जो इंटरेस्ट का पैसा है उसका रिफंड हम आपको नहीं देंगे, इंटरेस्ट का पैसा तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। सर रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और LUT, एक्सपोर्टर को रिफंड मिल जाएगा अंडर बॉन्ड LUT विदाउट IGST। तो अपन ने पूरा 89.5 इतना 89.4 डिटेल में पढ़ा है। ये देखो, रिफंड ऑफ ITC इज ग्रांटेड आफ्टर एक्सपोर्ट एंड द ई क्रेडिट लेजर इज डेबिटेड अकॉर्डिंगली इफ गुड्स आर एक्सपोर्ट और पेमेंट फॉर सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर डेडलाइन, तब भी आपको रिफंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एक्सपोर्ट प्रोसीड अगर रियलाइज नहीं हुए तो अगर भाई प्रिस्क्राइब पीरियड में रियलाइज नहीं हुए तो जो भी आपने ITC का रिफंड लिया था वो इंटरेस्ट के साथ सरकार को 30 दिन के अंदर अंदर वापस कर दो। और अगर बाद में मिल गए तो फिर आपको जो अमाउंट है उसका तो रिफंड मिल जाएगा, बट आपको इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और RBI ने बोला कि भाई रियलाइजेशन करना ही नहीं है, RBI ने मना कर दिया रियलाइजेशन करने के लिए, तो फिर आपको ITC और IGST का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये बहुत सिंपल भाई, अगर आपने गलती से सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स पे कर दिया, आपको लगा ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, पर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, तो आप एक काम करना, ये जो CGST और SGST पे कर दिया इसका रिफंड ले लेना।
और IGST पे कर देना। वैसे ही अगर आपने IGST पे कर दिया जबकि CGST और SGST पे करना था, तो ये जो IGST पे कर दिया उसका रिफंड ले लेना और CGST और SGST पे कर देना, ठीक है। ऐसे ही सेम सेक्शन नंबर 19 ऑफ IGST में भी लिखा हुआ है। सर रिफंड क्लेम 2 साल के अंदर अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स पेमेंट अंडर द करेक्ट हेड। तो बस ये 2 साल का टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है। फिर रिफंड नहीं मिलेगा इफ़ द टैक्स पेयर हैज़ एडजस्टेड द टैक्स थ्रू द क्रेडिट नोट। अगर क्रेडिट नोट के थ्रू टैक्स एडजस्ट कर लिया है तो फिर रिफंड भूल जाओ। सर UN बॉडीज एम्बेसीज को रिफंड मिल जाएगा कितने टाइम के अंदर अंदर? 2 years फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वॉज रिसीव्ड। जब इनको सप्लाई मिली, सपोज करो इनको सप्लाई मिली अप्रैल में, क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? जून में, तो 30 जून से लेकर 2 साल तक ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सर कौन फाइल करेगा? राजा ये स्पेशल लोग हैं, यूनाइटेड नेशन, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंसोलेट और एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। फिर अब सुनो ध्यान से, वेयर एन एक्सप्रेस प्रोविजन इज देयर इन द ट्रीटी, और जिसमें प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी। अगर ट्रीटी में कुछ लिखा है और GST रूल्स में कुछ और लिखा है तो भाई जो ट्रीटी बोल रही है वो चलेगा, GST रूल्स गए तेल लेने। इफ UIN इज नॉट मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस, फिर रिफंड मिल जाएगा एप्लीकेंट को ऑन सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सच इनवॉइस। अगर लिखा ही नहीं हुआ इनवॉइस में UIN, तो जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी उसको रिफंड दे देंगे, बट अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर रिफंड टू कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। सर ये जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है इसको भी रिफंड दिया जाएगा 50% ऑफ CGST IGST पेड ऑन ऑल द इनवर्ड सप्लाई। तो जो भी इन्होंने IGST पे करा, CGST पे करा, उसका पूरा 50% इनको रिफंड मिल जाएगा। सर CSD को क्या क्या करना पड़ेगा? रिफंड हर क्वार्टर में एप्लीकेशन फाइल करनी है। इनकी एप्लीकेशन को भी वैसे ही डील करा जाएगा जैसे नॉर्मल डील करा जाता है। Sir, refund shall be available if the inward supply received from registered person against a tax invoice and the details have been furnished by registered person in details of outward supply in GSTR 1। रिफंड तभी मिलेगा जब सामने वाले ने GSTR 1 में डिटेल शो करी हो और आपने अपना GSTR 3B का रिटर्न फाइल कर दिया हो, ठीक है। सर आपका GSTN, आपका नाम मेंशन होना चाहिए इनवॉइस में और आपको गुड्स मिल जाने चाहिए, ये कुछ कंडीशन है। फिर सर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC इज अवेलेबल। तो जो भी ITC पड़ा हुआ है उसका भी रिफंड आपको मिल जाएगा। बस सामने वाले ने GSTR 1 में अपलोड करा, आपके 2B में दिख रहा है और वो कहीं यूज़ नहीं आ रहा है, तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और चीज़ इन्होंने क्लैरिफाई करी कि सर ITC रिलेटिंग टू इम्पोर्ट्स, ISG इन्वॉइसेस एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज विल नॉट बी बेयर्ड बाय नॉट रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2B। ये वाले अगर GSTR 2B में नहीं भी दिखे, तो क्योंकि दिखते भी नहीं है, तो भी आपको ITC का रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कहाँ मिलेगा सर ITC का रिफंड? एक तो 0 रेटेड और एक इनवर्ड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर। सर नो रिफंड इन द फॉलोइंग केसेस। कहाँ रिफंड आपको नहीं मिलेगा? सर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ड्रॉबैक ले चुके हो, और इन्वर्टेड ड्यूटी रेट का अगर नोटिफाइड गुड्स है तो वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, क्या होता है ना, सरकार बोलती है अगर आपने रिफंड की एप्लीकेशन करी, सुनना ध्यान से, जिस दिन आपने रिफंड की एप्लीकेशन करी, अगर सरकार ने 60 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट दे दिया, रिफंड का पैसा दे दिया, तो सरकार आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। पर सरकार ने आपको 60 डेज के बाद पैसा दिया, तो जैसे ही 60 डेज ख़त्म होंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 61st डे से लेकर टू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपको रिफंड मिल गया उस तारीख तक। सर इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? राजा इंटरेस्ट का रेट रहेगा 6%। और अगर कोई मामला अपीलेट अथॉरिटी का है, मामला ट्राइब्यूनल का है, तो मामला अगर ऐसा गंभीर है, अपीलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के द्वारा रिफंड है, तो ये रिफंड का रेट रह जाएगा कितना? 9%। ठीक है, सुनो ध्यान से। सर वेयर एनी क्लेम ऑफ रिफंड अराइजेस फ्रॉम एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल, कोर्ट and same is not refunded from 60 days consequent to such order,
तो ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड नहीं करा तो फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9% से। जनरल केस है तो आपको 6% से इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी और ये सब का कोई रोल नहीं है। सर इंटरेस्ट कब से मिलेगा? जैसे ही 60 डेज खत्म हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड। ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 6%, 60 डेज के बाद टिल द डेट ऑफ रिफंड। सर ऑर्डर सैंक्शनिंग इंटरेस्ट ऑफ डिलेड रिफंड, इस ऑर्डर में क्या क्या आएगा? तो कितना क्या रिफंड है, कितना क्या डिले है, कितना क्या इंटरेस्ट पेबल है, और ये सब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सीटीपी एनआरटीपी को रिफंड मिलेगा जब सीटीपी एनआरटीपी में सारे रिक्वायर्ड रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं। आगे सर अगर हमारा, ये तो कितनी बार बताऊंगा मैं आपको, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एसईजेड, इन्वर्टेड, ये भी रिफंड मिल जाएगा। इन तीनों में ये वाला फॉर्मूला जो मैक्सिमम रिफंड का है वो ध्यान रखना। फिर जो भी आपका रिफंड आएगा वो ई क्रेडिट लेजर से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। पहले इंटीग्रेटेड टैक्स जितना आईजीएसटी का बैलेंस है, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल, और अगर हमारा बैलेंस कम है तो फिर वो पहले सेंट्रल टैक्स से लेंगे, और अगर सेंट्रल टैक्स में बैलेंस कम है तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी से पैसा ले लिया जाएगा। फिर राजा कंज्यूमर वेलफेयर फंड, गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड, और जितना भी पैसा है रिफंड का वो जाएंगे कहाँ पे? कंज्यूमर वेलफेयर फंड। बट अगर अनजस्ट एनरिचमेंट आप प्रूव कर देते हो तो फिर पैसा एप्लीकेंट को मिल जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट, इससे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट कमाना। इस फंड को कहाँ यूटिलाइज करेंगे? तो जैसे गवर्नमेंट बोलेगी वैसे इस फंड को यूटिलाइज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसका पूरा सेपरेट अकाउंट बनाएगी और इसका ऑडिट भी कराया जाएगा कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा? तो 54(5) का रिफंड जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, ये सब कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। फिर ये देखो ऑल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फिर 50%। फिर उसके बाद 50% ऑफ आईजीएसटी, एंड कंपनसेशन सेस will also be deposited into fund। तो आईजीएसटी का 50% और कंपनसेशन सेस भी डिपॉजिट होगा, और इस फंड से पेमेंट हो जाएगा। किसको पेमेंट हो जाएगा? सर जो भी फंड क्रेडिटेड हुआ है, और जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर अपीलेंट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल बोलेगा तो ये पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड से एप्लीकेंट को दे दिया जाएगा। फिर सर जो हमारे टूरिस्ट भाई है, तो टूरिस्ट भाई को भी रिफंड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टूरिस्ट भाई हमारे इंडिया में आया है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक रहा है, तो ये टूरिस्ट भाई ने जो भी खरीदा, इसके ऊपर जो भी आईजीएसटी पे करा, उसका भी रिफंड टूरिस्ट भाई को मिल जाएगा। फिर ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या होता है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ। बिल्डर केस में सप्लायर भाई पैसे तो ले लेता है, और पैसे लेने के बाद घर नहीं बनाता। अब जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को पूरा पैसा मिल गया, बट क्लाइंट को जीएसटी का पैसा नहीं मिला। अब बिल्डर की भी गलती नहीं है, क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट जा चुकी है, तो बिल्डर बोल रहे हैं साहब क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट जा चुकी है, मैं क्या करूं? और ये जीएसटी तो गवर्नमेंट को जा चुका है, अब मैं एडजस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि जो क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है वो चली गई है। तो बेचारा जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसका तो जीएसटी का नुकसान हो गया। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन सरकार को रिक्वेस्ट कर सकता है, और जीएसटी फंक्शनलिटी में एक अलग से अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ऑप्शन होता है, और ये वहां से अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो बस यही दिक्कत है, और ये बोला गया कि सर आप चाहो तो रिफंड क्लेम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले सप्लायर को एडवांस मिला है और ये कैंसिल हो गया, अब क्या करें सर? जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर ऑन द एडवांसेस रिसीव्ड विच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली। और फिर भाई सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू करा। अगर क्रेडिट नोट इशू करा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर कोई आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है जिसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट एडजस्ट हो पाए,
तो उस केस में सरकार सप्लायर जो है ना वो रिफंड ले लेगी, और सप्लायर अपना रिफंड ले लेगा, एक क्लेम फाइल करेगा अंडर द हेड एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इन जीएसटी RFD 01। आगे आ जाओ सर, एडवांस रिसीट बाय सप्लायर विच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली। तो सप्लायर ने क्या इशू कर दिया, रिसीट वाउचर इशू करा और जीएसटी पे कर दिया ऑन सच एडवांस रिसीव। अब क्या ये रिफंड क्लेम कर सकता है? हाँ, तो भाई रिफंड क्लेम कर सकता है फॉर्म जीएसटी RFD 01 अंडर हेड रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर भाई टैक्स इनवॉइस इसने सप्लाई कर दिया, सामने वाले ने गुड्स से रिटर्न कर दिया। तो भाई अगर सामने वाले ने गुड्स से रिटर्न कर दिया, इसने टैक्स इनवॉइस बना दिया, भाई एक काम करो ना, क्रेडिट नोट इशू करो और क्रेडिट नोट से लाइबिलिटी एडजस्ट करो। कोई रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आउटपुट लाइबिलिटी ही नहीं है जिससे क्रेडिट नोट एडजस्ट हो पाए, तो फिर वो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स दिखा के फॉर्म जीएसटी RFD 01 में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करो। राजा, इस चैप्टर में 89.4, 89.5 इंटरेस्ट और थ्योरी क्वेश्चन में अनजस्ट एनरिचमेंट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। बस ये 4 करके चले जाओगे ना तो ये वाला चैप्टर आपका ढंग से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।